तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS स्टडी सेंटर सहरसा में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का पहला चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर दो चित्र दिखाई दे रहा होगा, जो कि ध्यान से देखिएगा इस चित्र को, जो कि एक सिंबल के रूप में है। यह एक कैलेंडर का मुख्य पृष्ठ है। जिस प्रकार किसी भी तरह के लोग की भावना को लोगों के अंदर जागृत करने के लिए सिंबल का, गीत का, कविता का, शायरी का ढेर सारे तरीक़ा से प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यह भी एक सिंबल है। कैलेंडर का मुख्य पृष्ठ जो कि डिज़ाइन किया गया है जर्मनी के एक जर्नलिस्ट के द्वारा, ठीक है, जिनका नाम था एंड्रियाज रेबमन। क्या नाम था उनका? एंड्रियाज रेबमन। कभी कभी यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये जर्मनी के थे और इसमें कहा गया था कि जो ये फ्रांस के जो लोग हैं वो सबको अपनी आज़ादी को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहिए। आप लोगों को याद होगा, क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे कि यूरोप जो है, पूरा यूरोप टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग मोनार्की के द्वारा पूरा जो है शासन किया जाता था, अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में। ठीक है, तो उसी तरह टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ था, राजतंत्र था। तो सभी को डेमोक्रेसी की चाहत होती है, सभी को अपनी आज़ादी की चाहत होती है। तो इसी तरह का कुछ जो है आज़ादी से रिलेटेड, क्रांति से रिलेटेड यह है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम यहाँ पर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, और यहाँ पर आइडिया ऑफ द नेशन, ठीक है, यानी कि राष्ट्र का आइडिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। जैसा कि आप लोग पहले भी जानते थे कि पहला जो क्रांति का शुरुआत हुआ वो 1789 ईस्वी में हुआ, और ये VVI है ऑब्जेक्टिव के लिए। 1789 में हुआ फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत। ठीक है, फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर, अगर आपको याद होगा फ्रांस के बारे में, कि वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। फ्रांस जो था ये एक मोनार्क के द्वारा पूरी तरह एक क्या था, शासन किया जाता था राजा के द्वारा फ्रांस पर। ठीक है, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस डेट केम इन द वेकअप ऑफ द French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। और यह जो था, ये जो क्रांति की शुरुआत हुई तो लोगों के अंदर भावना जगेगी ना कि अब हमारे में से ही कोई बने, राजा बने। ये राजा तो नहीं, कहने का मतलब है हमारे में से ही कोई देश पर शासन करे, सभी को समान अधिकार मिले। एक तरह से डेमोक्रेसी की सबके अंदर चाहत जगी। ठीक है, तो क्योंकि राजतंत्र में क्या होता है कि जो राजा है अब उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा, ये तो गलत बात है। सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी का हक है। जनता द्वारा जो चुना जाएगा उसे वही शासन करेगा, है कि नहीं। चलिए, तो ये चीज़ था क्या कि ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उन लोगों के अंदर, वहाँ के नागरिकों के अंदर यह भावना जगी कि अब यह जो सत्ता है, ये जो राजा थे उनके हाथ से छीनी जाए और हम में से ही कोई वहाँ पर शासन करे। ठीक है, सभी को समान अधिकार मिले। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। कह रहा है क्या चीज़ कि ये जो क्रांति था यह लोगों के अंदर यह भावना लाया कि उसी में से, उन्हीं में से जो लोग हैं वही वहाँ पर संविधान सभी के लिए बने बराबर और वही शासन करे। ठीक है, वही जो है डेस्टिनी का शेप तैयार करे।
चलिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। कह रहा है बहुत पहले से कि the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। शुरुआत से ही लोगों के अंदर जो है यह क्रांति का जो भावना था, ठीक है, वो अलग अलग तरह का जो है उस लोगों के अंदर होता है ना कि इस तरीके से उस तरीके से ये करेंगे वैसे करेंगे, इस तरह का भावना जो सबके अंदर जागृत था। द आइडियाज ऑफ रेपेट्री क्या है? द फादरलैंड, यानी कि जैसे कि हम लोग इंडिया में कहते हैं ना कि हमारी भारत हमारी माता है, मातृभूमि है, उसी तरह वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं क्या चीज़ कि वो फ्रांस जो है उसके पिता हैं, ठीक है। तो ये सब आइडिया लोगों के अंदर लाना पड़ा, क्योंकि देखिए कहीं पर भी लोगों की भावना को जागृत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। भावना जब तक नहीं होगा तब तक तो वैसा जुनून नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ कि ये पितृभूमि है, रेपेट्री मतलब, ठीक है। इसके बाद ये क्या रेसिटोयन, यानी कि वहाँ के नागरिक का भूमि है, नागरिकता, ये सब भावना जो है वहाँ पर ये कम्युनिटी को क्या किया, इक्वल राइट के लिए, संविधान के लिए पूरा अट्रैक्ट किया, ठीक है। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्रिकलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। और कहीं पर भी जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे कि कहीं पर कोई दूसरा, किसी देश पर कोई दूसरा कोई मान लीजिए शासन करने लगता है, तो वो पहले का जो वहाँ का झंडा था उसको हटाएगा, अपना कोई नया झंडा देगा। उसी तरह वहाँ पर भी एक नया सिंबल के तौर पर नया झंडा लाया गया, और वो क्या था, ट्री कलर था, ठीक है। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। और क्या चीज़ था कि द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशन। पहले क्या था, स्टेट जनरल चलता था, ठीक है, जो कि वो एक्टिव सिटीजन्स जो थे वहाँ के, ठीक है, उसके द्वारा इलेक्ट किया जाता था। और उसी का अब जो है नया नाम किया गया क्या चीज़, नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली में क्या होता कि ये जो है वहाँ के जो नागरिक थे सब कोई भाग लेते और सभी की बात को सुना जाता, ठीक है, और सभी को समझा जाता, सभी की भावनाओं को समझा जाता, ठीक है। और न्यू हाइमेंस वेयर कंपोज्ड ओथ टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और क्या चीज़ था, नया आइडिया सब ये सब जो है कंपोज किया गया, और जो आज़ादी दिलाने में जो लड़ाई लड़कर शहीद हो गए थे उन सबको श्रद्धांजलि दी गई राष्ट्र के नाम पर। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। और एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, जो कि वो शुरुआत किया गया, और वो जो है एक सभी के लिए समान, देश के नागरिक के लिए सभी के लिए समान जो है कानून था वहाँ पर बनाया गया, तैयार किया गया। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबोलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड। और क्या था, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यू वेयर एबोलिश्ड। और ये जो था इंटरनल कस्टम ड्यूटी की, यहाँ से गुजरने के लिए इतना करना पड़ेगा, ये टैक्स वैक्स ये सब जो सब था उस तरह का, ये सब चीज़ को क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और वेट का जो मेजर था, जैसे कि मान के चलिए इस जगह पहले क्या था कि ये जहाँ का मान लीजिए फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, इस तरह करके कुछ जो है डिवाइड किया गया था, जिसमें कि जो मान लीजिए फर्स्ट स्टेट का जो रहता था वो सबको ज़्यादा छूट मिलता था, सब तरह का उस तरह का कुछ था। तो वहाँ पर क्या होता था, राजतंत्र में सब जगह अलग अलग पैमाना था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग मान लीजिए इंडिया में रहते हैं,
तो इंडिया में रहते हैं, मान लीजिए कि इंडिया में ही रहते हैं, तो इंडिया में रहते हैं तो अगर उदाहरण के तौर पर मानिए कि बिहार में 30 रुपये kg आटा मिलता है। अब यही जो है यूपी में मान के चलिए अगर यही 300 रुपये kg मिले, ये तो गलत बात है ना। तो वही चीज़ वहाँ पर क्या चीज़ था कि कहीं पर मान के चलिए 30 रुपया में 1 kg मिलता था, कहीं पर जो है दूसरे जगह पर 30 रुपया में आधा kg मिलता था। तो समान मापतोल यानी कि सबका जो है एक पैमाना रहना चाहिए, इस तरह का सिस्टम लाया गया, सभी कोई इक्वल, ये नहीं कि यहाँ पर कुछ वहाँ पर कुछ, इक्वलिटी लाया गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनल dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation। और क्या चीज़ था, जैसे कि होता है ना कि एक देश एक भाषा, तो यही चीज़ को अपनाया गया वहाँ पर। और वहाँ पर क्या चीज़ था कि फ्रेंच को, ठीक है, वहाँ पर एक भाषा के तौर पर वहाँ पर ये क्या कहते हैं, फ्रेंच को एक भाषा के तौर पर, कॉमन लैंग्वेज के तौर पर माना गया कि सभी को यही बोलना है। ठीक है, यही भाषा का प्रयोग करना है। और फ्रेंच कहाँ पर बोला और लिखा जाता था, पेरिस में। ठीक है, फ्रेंच को क्या किया गया, एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में माना गया, फिक्स किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other peoples of Europe to become nations। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि वहाँ पर क्या चीज़ था कि यूरोप ही पूरा टुकड़ा टुकड़ा में, कहीं पर कुछ पार्ट में कुछ राजा का शासन, कुछ पार्ट में कुछ राजा का शासन, इस तरह करके ढेर सारे टुकड़ा टुकड़ा में अलग अलग राजा का शासन था। तो फ्रांस वाला सब तो आज़ाद हो गया, इस सब के दिमाग में आया कि नहीं, अब जो है पूरा यूरोप को ही क्या करना है, आज़ाद करना है। फ्रांस कहाँ पर है, यूरोप में। जैसे हम लोग का भारत जो है ये एशिया महाद्वीप में है, उसी तरह यूरोप भी एक महाद्वीप है, उसी में फ्रांस है। और वहीं पर जो और सब कंट्री हैं, देश हैं, तो उन सबको भी क्या करना है, आज़ादी कर दिलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way for French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। अब देखिए क्या कहता है, ये जो कहता है व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़, ये जो फ्रांस का जो न्यूज़ था, ये जो आज़ाद हो गया फ्रांस, ये वो राजशाही ख़त्म हो गया, तानाशाही ख़त्म हो गया, अब सब कोई आज़ाद है, इस तरह का जो न्यूज़ पहुंचा या वहाँ का अलग अलग शहर में यूरोप का। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, छात्र सब और जो अदर मेंबर सब था एजुकेटेड मिडिल क्लास का, ये सब जो है क्या किया, जैकोबिन क्लब में भाग लेना शुरू कर दिया, जैकोबिन क्लब बनाया। ठीक है, देयर एक्टिविटीज़ एंड, अच्छा जैकोबिन क्लब के बारे में समझ जाइए पहले क्या, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे कि किसी भी तरह का, जैसे कि देखिएगा ये, जैसे कि मान के चलिए उदाहरण के, ये जैसे कि भारत में ही अलग अलग राजनीतिक पार्टी है, तो राजनीतिक पार्टी है तो वो क्या करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, तो भारत के हर एक क्षेत्र में वो क्या करते हैं, अपना ग्रुप, अपना पार्टी, वहाँ पर जो जैसे इस जिला का अध्यक्ष ये है, बिहार का प्रभारी ये है, इस तरह करके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये है, इस तरह करके जो है ग्रुप बना देते हैं हर जगह पर। और सबका क्या मोटिव रहता है कि लोगों को उस तरह से आकर्षित करना। ठीक है, तो इसी तरह ये जैकोबिन क्लब जो था, ये भी एक तरह का ग्रुप कर सकते हैं, जिसमें कि लोग सब जो इस तरह की भावना रखते थे आज़ादी पाने की, तो लोगों को
लोगों के पास संदेश पहुंचाते थे कि ऐसे ऐसे करना, हम लोगों को एक रहना, मिल करके रहना, तभी जो है आज़ादी मिलेगा। तो इसी में ये छात्र और मिडिल क्लास के मेंबर ये सब जो है भाग लिए थे, किसमें, जैकोबिन क्लब में। जैकोबिन क्लब समझ आ गया अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790। और ये जो कैंपेन जो चलाया गया ये कहाँ तक पहुँच गया, तो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली, ये सब 1790 में पहुँच गया था। ठीक है। With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। अब क्या कह रहा कि ये मान लीजिए आज़ादी पाना है तो वॉर तो होगा, लड़ाई तो होगा, और ये जो है तो फ्रेंच आर्मी जो है ये अपने आइडिया के साथ पूरा जो है फंस चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France। अब देखिए अब क्या कह रहा कि विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France। फ्रांस में जो नेपोलियन, ये बात आप लोगों को पहले तो समझा देता हूँ तब अच्छे से इस सेंटेंस को समझ पाइएगा आप। ये जो फ्रांस को जो आज़ादी मिली थी, इसमें मुख्य एक तरह से आप किरदार समझिए तो यह वहाँ पर कौन था, नेपोलियन था। ठीक है, जिसका सभी लोग फ्रांस के सपोर्ट किए कि ये राजशाही ख़त्म करेगा, हम लोगों को आज़ादी मिलेगी, हम लोग अच्छा जीवन जिएंगे, इस तरह करके। तो एक तरह से मेन लीडर ये थे नेपोलियन। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। ठीक है, ये बात आपको समझ आएगा पूरा पढ़ने के बाद। चलिए यहाँ पर क्या है कि कहता है थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। ये जो था लोग सब इसका सपोर्ट तो किया पूरा से कि राजशाही उसको हटाओ, उसको उस राजा को हटाओ, ख़त्म करो, वो बड़ा जो है गड़बड़ करता था, ये वो नेपोलियन को पूरा जो हीरो बना दिया। ठीक, और लेकिन वहाँ का राजा कौन बना, नेपोलियन ही ना बना। राजशाही तो फिर भी था, उसको हटा दिया, सब कोई सपोर्ट किया, लेकिन राजा तो फिर भी राजतंत्र न रहा। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, यानी कि फिर से तो वही बात हो गया। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। कोई डाउट ही नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, फ्रांस में कौन, नेपोलियन, कि आया भी नहीं था। But in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में वो जो है ढेर सारा ऐसा रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल लाया जो कि इसको पूरा एक रेशनल और एफिशिएंट करने में था। कहने का मतलब बहुत अच्छा काम भी किया। चलिए देखते हैं। द सिविल कोड ऑफ 1804, ये VVI है। द सिविल कोड ऑफ 1804 ये है क्या, समझिए अच्छे से, जिसको कि नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, कब आया, 1804 में आया। डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड secured the right to property। This code was exported to the regions under French control। अब ये क्या चीज़ था कि did away with all privilege based on birth, established equality before the law and secured to right to property। पहले क्या चीज़ था कि वहाँ पर राजतंत्र जो था तो वहाँ पर वो
टुकड़ा टुकड़ा में राजा जो थे पहले के, वो उसको बांट दिए थे, अपने कुछ कुछ जो है समूह बना दिए थे, कितना दूर का एरिया को तुम जो है ध्यान रखेगा, लोगों से टैक्स लेगा। वहाँ पर राजतंत्र में क्या होता है, जो कि लोगों के पास कोई अधिकार नहीं, ज़मीन में कभी भी किसी को मार के भगा दे, सब कुछ राजा का ही है, उस तरह का। तो ये सब चीज़ को वो क्या किया, नेपोलियन ख़त्म कर दिया कि नहीं, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, ठीक है। इसके बाद वो क्या किया, कानून के समक्ष सभी को क्या किया, समान अधिकार दिया, राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत तक जोड़ दिया, ठीक है। वो प्रॉपर्टी वाला मामला कि घर वर ये वो जो भी है सब जिसका है वो जन्म से उसी का है, ठीक है। और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. In the towns, two guild restrictions were removed. Transport and communication systems were improved. Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom। अब समझिए, सबसे पहले ये 1804 के तहत क्या किया, जैसे कि ज़मीन का जो रहता था, घर वर का रहता था कि राजा कभी भी किसी का भी ज़मीन हड़प सकता है, कुछ भी ये वो, तो ये सब चीज़ जो है ख़त्म कर दिया कि नहीं, जिसका जो है भाई वही रहेगा। कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई राजा है तो वो कोई, या फिर जो है पहले रहता था क्या चीज़ कि इस तरह से बांटा हुआ रहता था कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, इस तरह के फर्स्ट स्टेट के लोगों को ज़्यादा मिलेगा सुविधा, उसको कोई उतना नहीं रहेगा, ये वो। जो थर्ड स्टेट का है उसको मान लीजिए उसको ज़्यादा टैक्स लगेंगे, ये वो वैसा कुछ, ये सब चीज़ को ये ठीक कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है वहाँ के जो लोग, ये शहर के जो लोग सब थे, ये सब रेस्ट्रिक्शन सब जो रिमूव किया गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम ये सब जो है इम्प्रूव किया गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ये सब, तो जिससे कि वहाँ के जो वर्कर सब थे, न्यू बिजनेसमैन सब थे, ये सब क्या थे, इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। वो सब जो है उन लोगों को नया फ्रीडम मिला, तो वो सब बहुत ज़्यादा इसका इंजॉय किए, खुश हुए, नया आज़ादी मिला, रेस्ट्रिक्शन सब ख़त्म हो गया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। अब समझिए, बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, ठीक है, बिजनेसमैन और जो छोटे तरह के जो प्रोड्यूसर सब रहते थे वस्तु का, वो सब, ठीक है, इन पार्टिकुलर बिगन टू रियलाइज, ये सब क्या रियलाइज किया, दैट यूनिफॉर्म लॉज, ठीक है, एक समान कानून जो था, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो वो लोग को क्या होता था, सब कुछ का जो है सुविधा, जब ये कॉमन कर दिया गया था, वेट का जो था ना पहले की अलग अलग था, यहाँ का मान लीजिए जैसे कि अभी यहाँ का 1 kg और आप दूसरे शहर का 2 kg के बराबर, तो ये सब सिस्टम सब कुछ जो है ठीक कर दिया गया था। तो उन लोगों को क्या होता था, सब कुछ बिजनेस उजनेस ये सब करने में बहुत सारा सुविधा होने लगा, सब कुछ, ठीक है। कॉमन नेशनल करेंसी ये सब चीज़ यूज होने लगा कि सबका करेंसी सेम कर दिया गया, तो वो लोग को बहुत ज़्यादा लाभ हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। हाउएवर इन द एरियाज कंकर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड। अब क्या करा, हाउएवर इन द एरियाज कंकर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस, लोकल जो पॉपुलेशन था उसका रिएक्शन टू फ्रेंच रूल वेयर मिक्स्ड। लेकिन लोकल पॉपुलेशन सबका क्या था कि किसी का कहना था नहीं ये ठीक है, और किन्हीं का कहना था जो कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बात बताते हैं हम आपको कि ये जो है इसका नेपोलियन जो है ये मानते हैं कि ये क्या क्या किया, ये पुराना जो राजा थे, जो निरंकुश राजा थे, ठीक है, उनको हटा दिए, ठीक है, हटा दिए। लोग का चाहत क्या था, डेमोक्रेसी, लेकिन क्या डेमोक्रेसी मिला, नहीं।
ये अच्छा काम भी किए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका कहाँ गया है ना, सिविल यूनिफॉर्म नहीं, सिविल कोड, जिसको कि नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, ये लाया। उसमें जो है ढेर सारा बेनिफिट दिया कि सभी को समान अधिकार दिया, कानून के समक्ष सभी समान अधिकार, जिसका घर द्वार जो भी ज़मीन जगह जो भी है सब कोई उसका उस पर जो है अपना पूरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार कर दिया, ठीक। ये सब बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। लेकिन राजा जो बनेगा वो जनता के बीच का नहीं रहेगा, नेपोलियन ही है, राजतंत्र ही है, राजनैतिक आज़ादी नहीं मिली। इस तरह से इसको आप देखिएगा तो अभी भी उन लोगों का चौपट ही था सब कुछ, ठीक है। सब कोई शुरू में तो पूरा फुल करके हीरो बना दिया। अब वही बात जो आपको मैं तभी कहा था कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, समझ गए अच्छे से क्यों कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. और फ्रांस में जो आज़ादी मिला सब जगह पर, ये सब जो हॉलैंड ये सब देश पर जो है सब कोई पूरा से जो है आज़ादी दिलाएगा करके सबको खूब बढ़िया से वेलकम किया गया फ्रेंच आर्मी को, ठीक। बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into the French army required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantage of the एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन लोगों को आज़ादी नहीं मिली, एक से बचे और दूसरे के पास फंसे। तो वही बात था कि राजनीतिक आज़ादी मिली नहीं और वहाँ पर जो है लोगों सबको धीरे धीरे करके रियलाइज होने लगा। और एक बात बताइए, ये जो है पूरा यूरोप में टुकड़ा टुकड़ा में अलग अलग राजा से था, तो लड़ाई झगड़ा में तो उसमें तो खर्च भी बहुत होता है। खर्च मान लीजिए कहीं पर जो है कोई दूसरे राजा का था, वहाँ पर ये नेपोलियन जा कर के उसको आज़ाद करवाया तो उसमें खर्च हुआ। तो खर्च ये पैसा कहाँ से निकालेगा, पैसा जिसको आज़ाद करवाया उसी से निकालेगा। तो उसी से निकालेगा तो वहाँ पर क्या करेगा, टैक्स वैक्स इंक्रीज कर देगा। और इंक्रीज किया टैक्स तो वहाँ के लोगों के अंदर ये वो ढेर सारा चीज़। उसके बाद जबरन जो है सबको अपना आर्मी में भर्ती करना। उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं, ये तो था फ्रांस का। धीरे धीरे करके सबके मन में आएगा ना कि अरे भाई ये कैसा जो है डेमोक्रेसी हुआ, क्योंकि देखिए नेपोलियन था कहाँ का, फ्रांस का, ठीक। नेपोलियन फ्रांस का था, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए फ्रांस के लोगों के मन में ये आ सकता है कि हमारे देश का ही लोग हम पर शासन कर रहा है। लेकिन ये जो हॉलैंड है, पोलैंड है, ये सब जो देश है, मिलान है, ये सब जो देश है, क्या ये सब देश के लोगों के मन में ये आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अलग देश है। वहाँ पर भी नेपोलियन करेगा, ये तो फिर तो गुलामे ना हो गया जी। तो वही बात यहाँ पर क्लियर हुआ। तो उन लोगों के बीच फिर इसी तरह करके फिर से सबका मन में यही सब होने लगा, ठीक है, समझ गया अच्छे से। चलिए, और टैक्स वैक्स सब कुछ बढ़ाया, सब कोई जो है गड़बड़ हो गया फिर से, ठीक है। चलिए, तो आपका ये ख़त्म होता है चैप्टर। अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए और अच्छा स्कोर लाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।